और दोस्तों स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल ई लर्निंग फॉर एवर में। तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम यहाँ पर बात करेंगे जो बीपीएससी 133 है उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सबके आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपकी पीडीएफ चाहिए, आपको नोट चाहिए तो हमारी इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में भी मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब करना इस वीडियो को, इस चैनल को ना भूलें। वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें क्योंकि आपका कल एग्जामिनेशन है। और वैसे तो पीवाईक्यू से ही आपका आधा से ज्यादा एग्जाम कंप्लीट हो जाता है, लेकिन एक बार आप लोग चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी पढ़ के जाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन रह जाएगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए देखिए दोस्तों, ये टोटल हमारे पास मैं चैप्टर वाइज आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चैप्टर वाइज यहाँ पे चैप्टर 2 का हमारे पास क्वेश्चन होंगे, फिर चैप्टर के 3 के जो अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लाया हूँ, फिर 4 चैप्टर, इसी प्रकार से ये 7 चैप्टर है, ये फिर 8 चैप्टर, 9 चैप्टर, 10, 11, 12, 13 जो आपके 13 चैप्टर है। 13 चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको एक ही वीडियो में बताऊंगा, जिससे क्या होगा कि आप लोग एक बार वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं। ठीक है, फिर आप लोग इन क्वेश्चन को अगर देखेंगे, सिर्फ अगर 2-3 बार रीडिंग मारेंगे ना, वो क्वेश्चन बहुत इजी है ये। ठीक है, तो उनसे हो जाएंगे। तो चलिए आजकल हम आप बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर तो जो पहला क्वेश्चन है आपका, तुलनात्मक राजनीति से क्या अभिप्राय है, या तुलनात्मक राजनीति से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, और अगर कभी इजी पेपर बनता है तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। और जो तुलनात्मक राजनीति है, क्योंकि इसका जो टॉपिक ही है, जो टाइटल ही है सब्जेक्ट का, वो तुलनात्मक राजनीति से मिलता जुलता है, इसलिए ये क्वेश्चन आने की संभावना है। फिर इसमें ये है क्यों और कैसे तुलनात्मक सरकार से तुलनात्मक राजनीति भिन्न है। तो इसमें आपको दोनों का डिफरेंस बताना है, और ये भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू। तो ये भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको भी जरूर देखें। रही इंग्लिश मीडियम वालों की बात, तो मैंने आपको बता रखा है कि आप लोगों को सिंपली क्या करना है। अब मैंने आपको चैप्टर वाइज बता दिया है, आपको सिंपली गूगल ट्रांसलेशन को ऑन करना है, और इस क्वेश्चन को आपने उसमें लिखोगे तो इंग्लिश आपको समझ आ जाएगी, इंग्लिश में वो ट्रांसलेट कर देगा, तो उससे आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। क्योंकि अगर मैं ट्रांसलेट करने जाऊंगा तो बहुत दिक्कत आने वाली है, तब आपको ये वीडियो अभी नहीं मिलती, कल परसों मिलती, क्या फायदा। इसलिए आप लोग इसको ट्रांसलेट कर दें। तो ये उत्तर व्यवहारवाद पर टिप्पणी करें, राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन की उपयोगिता पर चर्चा करें, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से एक ये वाला प्रश्न, एक दूसरा ये वाला, और उत्तर व्यवहारवाद तो आपका शॉर्ट नोट्स में आएगा। तो ये और ये चौथा क्वेश्चन आपका 20 नंबर में आता है। तो ये उत्तर व्यवहारवादी आपका शॉर्ट नोट्स के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आप जब देखोगे चैप्टर 1 में एक क्वेश्चन है ये वाला, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, इसको भी एक रीडिंग जरूर मानना। तुलनात्मक राजनीति के विविध ऐतिहासिक दर्शकों पर प्रकाश डालिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, एक बार इसको हल्का मोटी नजर देख लें, क्योंकि अगर पेपर टफ बनेगा ना तब ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा। इजी क्वेश्चन ये नहीं है, ये इजी क्वेश्चन में नहीं मानूंगा, इसको मैं टफ में मानूंगा, क्योंकि इस पर बच्चे कम ध्यान देंगे, इसलिए टफ में आएगा। बात करेंगे हम चैप्टर 2 की। तो चैप्टर 2 में पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पद्धति क्या है। ये शॉर्ट नोट्स में भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, और ये 20 नंबर में इंडिविजुअल भी आ सकता है। आपके विचार में पद्धति अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है। तो आपको ये बताना है जो पद्धति होती है वो अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होती है। अनुसंधान मतलब रिसर्च। जब भी हम रिसर्च की बात करते हैं तो पद्धति की बात क्यों करते हैं, कौन कौन सी वो पद्धति होती है, वो आपको मैं नोट्स भेजूंगा, तो उसमें इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि हाँ पद्धति क्या होती है, कौन कौन से मेथड होते हैं पद्धति के, वो सब चीज मैं वहां पे इंक्लूड है, आप लोगों को भटकने की जरूरत नहीं है। दूसरा है ये भी प्रयोगात्मक पद्धति, ये आपका 20 नंबर का इंडिविजुअल क्वेश्चन बनता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में मानूंगा। और जो सांख्यिकीय पद्धति है ये 20 नंबर में बनेगा, और शॉर्ट नोट्स में भी इसका क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग इसको जरूर देख लें। ठीक है, और ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूं, इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करना। स्क्रीनशॉट लेने की आपको इतनी आवश्यकता होगी नहीं इसकी, इसलिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे तीसरे चैप्टर की। तो पहला ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, अधिनायकवादी प्रणाली क्या है, एक सर्वाधिकारवादी शासन पद्धतियों से कैसे अलग है। जो अधिनायकवादी होता है और सर्वाधिकारवादी होता है उसमें क्या डिफरेंस है, और अधिनायकवादी और सैनिक शासन में क्या डिफरेंस है, जो हमने पहले बात की थी पीवाईक्यू में, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका दोनों बनते हैं, 20 नंबर में बनेगा और 10 नंबर में वो
शॉर्ट नोट्स यानी 10 नंबर में बनेगा क्वेश्चन। ये भी जो बालवादी लोकतांत्रिक पद्धतियां हैं ये आपके शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आता है। फिर है राजनीतिक पद्धतियों के वर्गीकरण का क्या उद्देश्य होता है, ये आपका प्रॉपर 20 नंबर का क्वेश्चन है। इसको आप जरूर पढ़ के जाएं और इसको मैं श्रेणी में रखूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, कि राजनीतिक पद्धतियों के वर्गीकरण का क्या उद्देश्य होता है। क्योंकि जब हम पद्धतियों की बात करेंगे तो जो राजनीतिक पद्धति है उसका वर्गीकरण का उद्देश्य क्या होता है, उसका मोटिव क्या होता है, क्यों इन वर्गीकरण जरूरी होता है, क्यों होता है, इसमें दार्शनिकों के विचार आपने लिखने हैं। बहुत सारे दार्शनिक हुए हैं, उनके विचार आपने यहाँ पे इंक्लूड करने हैं। और एक नंबर इंक्रीज करने का तरीका मैं अगर बताऊं आपको तो वो है कि आप किसी भी फिलोसोफर का नाम, किसी भी दार्शनिक का नाम, किसी भी विद्वान का नाम अगर ऐड कर देते हो, उसका कुछ वाक्यांश लिख देते हो, तो आपको जहां 2 नंबर मिलने वहां 4 नंबर मिल सकते हैं, 5 नंबर मिल सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। सरकार और राजनीतिक पद्धति में भेद स्पष्ट करें, ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है। फिर विकासशील राष्ट्रों में लोकतांत्रिक पद्धतियों की सफलता के मार्ग में उत्पन्न कठिनाइयों का उल्लेख कीजिए। तो ये प्रॉपर 20 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं क्योंकि आपको तुलना करनी है, और तुलना करना मेरे ख्याल से बहुत आसान काम है। विकासशील राष्ट्रों में लोकतांत्रिक पद्धतियों की सफलता के मार्ग में उत्पन्न कठिनाइयों का उल्लेख कीजिए। पहले जो विकासशील राष्ट्र होते हैं, जब वो विकास की प्रगति पर आगे बढ़ते हैं, तो जो विकसित देश होते हैं वही उनको पीछे करने पर तुल जाते हैं कि ये हमारी बराबरी ना करें, क्योंकि जो विकसित देश होते हैं वो शक्तिशाली राष्ट्र बनने के लिए अग्रसर होते हैं। जहां की विकासशील राष्ट्र आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उनका वर्चस्व कम होगा, और ये मान सकते हो आप कि अगर विकासशील देश अगर आगे बढ़ जाते हैं तो विकसित देश कहीं ना कहीं पीछे बैकफुट पे आ जाएंगे। इसलिए जो सबसे मेन मुद्दा है, मेन जो कारण है और मेन जो सफलता के मार्ग में कठिनाई है वो क्या है, जो विकसित देश होते हैं वो स्वयं विकासशील राष्ट्रों को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, पहली चीज ये। दूसरी चीज इसमें आ सकती है कि जो विकासशील राष्ट्र होते हैं उन पर अन्य देश कब्जा करने की स्थिति करते हैं, वहां का जो राजनीतिक जो प्रणाली है वो इतनी मजबूत नहीं होती है, वहां के जो संसाधन है उनका इतना विकास नहीं हो पाता है, वहां पर आपको लोन लेना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है, जो आपकी विदेश नीति है उससे भी प्रभाव पड़ता है। तो कई चीजें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। और पॉलिटिकल साइंस में आप लोग एक चीज का ध्यान रखें कि आपको कंटेंट मिल जाता है, कंटेंट प्राप्ति की कोई दिक्कत नहीं होती, कोई समस्या नहीं होती है। आपको केवल देखना होता है कि हाँ क्वेश्चन की डिमांड क्या है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, विकासशील राष्ट्रों में लोकतंत्र पद्धतियों की सफलता के मार्ग में उत्पन्न कठिनाइयों को उल्लेख कीजिए। एक चीज हमारे पास की पॉइंट क्या होगी, विकासशील राष्ट्र। विकासशील राष्ट्र मतलब भारत हो गया आपका, ये विकासशील राष्ट्र है। लोकतांत्रिक पद्धति आपको पता ही है, जहां आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जहां आपका फ्रीडम होती है, फ्रीडम टू स्पीच होती है, नागरिकों के लिए स्वतंत्रता होती है, वहां लोकतांत्रिक प्रणाली का विकास संभव होता है। और आपने कठिनाइयां बतानी क्यों ये सफल नहीं हो पाते हैं, जैसे पाकिस्तान है वहां क्यों सफल नहीं हो रहा, क्योंकि वहां भीतर घात है, वहां आपसी राजनीति सही नहीं है, इसलिए वहां दिक्कतें आती हैं। फिर हम 4th चैप्टर की बात करते हैं। ठीक है, 4th चैप्टर में आपको मानूंगा ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसके क्वेश्चन आपको बनने का ही बनेगा। नागरिक सैनिक संबंध की प्रकृति और ऐतिहासिक, ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। फिर हम बात करेंगे भारत में नागरिक सैन्य संबंध पर टिप्पणी कीजिए, ये भी आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आते हैं, इनमें से कोई 2 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन आपको जरूर पेपर में मिलेगा। सैनिक शासन से क्या अभिप्राय है और विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ये भी 20 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ सैनिक शासन क्या है, नागरिक सैनिक संबंध, ये आपका 10 नंबर में पूछा जा सकता है, इसलिए इस पर भी ध्यान रखिए। फिर सैनिक शासन पर की प्रकार की चर्चा कीजिए। सैनिक शासन के कितने प्रकार होते हैं, मार्शल क्या होता है, आपका पाकिस्तान में किस प्रकार का सैनिक शासन लगता है, अगर भारत में किसी प्रकार से कंडीशन होगा कि सैनिक शासन लगाना है तो उसके क्या प्रावधान है वगैरह आपको पता होना चाहिए। फिर है राजनीति में सेना और इसके परिणाम की चर्चा कीजिए। राजनीति में सेना और इसके परिणाम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रखूंगा। ये आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है और ये पूछा भी जाता है, आई थिंक ये PYQ में भी आपको मिला होगा कहीं। फिर है राजनीति में सैन्य हस्तक्षेप के स्वरूप पर प्रकाश डालिए, ये भी 20 नंबर का क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मतलब जो 4th चैप्टर है आपका, आपको इसको बढ़िया से प्रिपेयर करना है, ये मैं आपको बता दूं। 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब कहीं ना कहीं 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर ही आपका यहाँ से आ सकता है, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। 50 नहीं आएगा तो 25 से ऊपर क्वेश्चन नंबर का पेपर यहाँ से आपको आएगा। तो मुझे लगता है कि इस पॉइंट पर आप ध्यान देंगे कि हाँ सर ने ये बोला है, तो आप इस पर ध्यान देंगे। जो नागरिक वाला चैप्टर है मोस्ट इंपोर्टेंट है, नागरिक सैन्य वाला, इसमें
ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ये 4th चैप्टर है वो बढ़िया से प्रिपेयर करना है, और खासकर ये 2 क्वेश्चन है जो लास्ट के 5th और 6th क्वेश्चन है, ये आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं। अब हम 5th चैप्टर पे जाएंगे, तो वहां पर हमारे पास आएगा संसदीय स्वरूप। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे ये दूसरा क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला। ये आपका इस बार भी आएगा ये क्वेश्चन। मेरी जो बहुत अंदर से हार्ड फीलिंग आ रही कि हाँ ये आ सकता है। ये जो क्वेश्चन है इसको आप जरूर तैयार करके जाना। राष्ट्रपति प्रणाली क्या होती है, इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में लिखिए। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली और राष्ट्रपति प्रणाली में के लाभ हानि पर चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन आपका इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन अगर ये बात आ गई कि राष्ट्रपति प्रणाली और संसदीय प्रणाली में क्या अंतर है, राष्ट्रपति प्रणाली और अध्यक्ष प्रणाली आप आगे आएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपके 6th क्वेश्चन पर हम आते हैं, 6th चैप्टर पर। ये आपका 6th चैप्टर है। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, चौथा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, पांचवा क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और छठवां क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट। तो एक 4th चैप्टर और आपका एक 6th चैप्टर, ये 2 क्वेश्चन इनसे है जो अपने आप में पेपर का रूप है। 25 से ऊपर नंबर इसमें भी आएंगे क्वेश्चन, और 25 से ऊपर उसमें भी आएंगे, यानी कि 50 क्वेश्चन आपका ये 4th और 6th चैप्टर डिजर्व करता है। तो आपको इन दोनों चैप्टर को पढ़ना है जरूर। मैं आपको दोबारा बता दूं कि 4th और जो ये वाला 4th चैप्टर था आपका, ये वाला नागरिक सैन्य संबंध, और ये जो राष्ट्रपति प्रणाली है, एकात्मक प्रणाली है, संघीय प्रणाली है, शक्ति का केंद्रीकरण है, गैर केंद्रीकरण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। इन दोनों से आपके 25-25 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। फिर 7th चैप्टर जो आपका है वो क्या है, राजनीतिक दलों का कार्य क्या है, इनका विवरण क्या है, प्रस्तुत करें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है जो ये सेकंड वाला है ना, तो ये नहीं आएगा आपको, आएगा तो ऊपर वाला आएगा। दल और दलीय व्यवस्था के विविध प्रारूपों की चर्चा कीजिए। इसको मैं मानूंगा कि आप लोग एक बार मोटा मोटा देख लें। फिर है द्विदलीय व्यवस्था क्या है, ये इंपॉर्टेंट है द्विदलीय व्यवस्था। फिर है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में होगा एक दलीय व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए, और दलीय संगठन के विकास की प्रवृत्तियों की चर्चा कीजिए। जो दलीय संगठन है उनके विकास की जो प्रवृत्तियां होती हैं वो क्या होती है, इनकी चर्चा करनी है आपने। फिर जो आपका 8th चैप्टर है उसमें क्या है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दबाव समूहों को परिभाषित करें। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दबाव समूह और अन्य सामाजिक समूहों के संबंध की चर्चा कीजिए। यानी जो दबाव समूह होते हैं, फिर कई हित समूह होते हैं आपके, और आपकी जो सिविल सोसाइटी होती है, ये सब चीजें हैं, इनको हमने संबंध की चर्चा करनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पर आधारित है, दबाव समूह और हित समूह से किस प्रकार भिन्न है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपके 20 नंबर में इंडिविजुअली बन सकते हैं और 10-10 नंबर में बन सकते हैं। इन दोनों को आप जरूर देख लें, हित समूह और दबाव समूह। मतलब ये पूरा चैप्टर ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये मतलब 4, मैं आपको हाईलाइट भी करता हूँ ना बीच बीच में, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। 6 और 8 अभी तक जो मेरे को लगा है उनमें से ये क्वेश्चन जो आने हैं। फिर 9 चैप्टर में पहला ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, 2 राउंड और एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्थाओं की क्रियाविधि की व्याख्या कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट में आ जाएगा आपका अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था पर टिप्पणी करें। फिर मिश्रित सदस्य व्यवस्था पर टिप्पणी करें। बहुलवादी, बहुमती या अनुपातिक प्रतिनिधित्व को मिश्रित सदस्य व्यवस्थाओं से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन आपका मतलब ऐसा है कि आपको एक बार पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है। ठीक। फिर है अनुपातिकता की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक की चर्चा करें। तो ये क्वेश्चन आप पढ़ के जा लें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है बहुदलीय, बहुलवादी और बहुमतीय व्यवस्थाओं के लाभ और हानियां क्या हैं, ये भी हमने एक बार पढ़ना है। फिर है अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्थाओं के लाभ और हानियों की चर्चा कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है मिश्रित सदस्य व्यवस्थाओं के लाभ और हानियों की चर्चा कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, तो इसमें देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आप जब 10th चैप्टर की बात करेंगे तो राज्य क्या है और इसके अनिवार्य तत्व क्या है। ये भी दोस्तों कभी कभी पूछ लिया जाते वाला क्वेश्चन, आपको ये पढ़ के जाना है। राज्य और राष्ट्र के बीच के अंतर है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकासात्मक राज्य के बारे में सिद्धांत की चर्चा कीजिए। विकसित और विकासशील देश क्या है। नव उदारवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। नव उदारवाद ये आपका 20 नंबर का 10 नंबर का शॉर्ट नोट्स में भी आता है और इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है। ये क्वेश्चन दोस्तों आने की चांसेस है, इसलिए इसको पढ़ के जाना। ये दोनों क्वेश्चन ऊपर नीचे वाले। विकासात्मक राज्य के बारे में सिद्धांत की चर्चा कीजिए और विकसित और विकासशील देश क्या है इनके बारे में आपको बताना है।
फिर 11 चैप्टर है नागरिक समाज, इसका एक 10 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, ये चीज देखना। फिर नागरिक समाज की विकासवादी परिप्रेक्ष्य की चर्चा कीजिए, 20 नंबर का भी आ सकता है, इसको भी आप देखना। ये क्वेश्चन आप एक बार पढ़ के जाना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नागरिक समाज की अवधारणा की में व्याख्या नागरिक समाज की अवधारणा की व्याख्या में बुद्धिजीवियों के योगदान की व्याख्या कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन अगर टफ पेपर बनेगा तो ये क्वेश्चन आएगा, टफ पेपर बनेगा तो, क्योंकि जहाँ भी टफ क्वेश्चन बनेगा वहां पे आपको विद्वान के पॉइंट इंक्लूड करने पड़ेंगे, और विद्वान का अगर आपने पॉइंट इंक्लूड नहीं किया तो आपको नंबर कौन देगा, कोई नहीं देगा नंबर। इसलिए ये क्वेश्चन तब है अगर टफ पेपर बनता है, तो इसलिए एक बार नजर आपको इस पे भी माननी है। तो ये मैं भी स्टार क्वेश्चन मानूंगा, इसको आ सकता है। 12 चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण एक ही चीज है, आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये 20 नंबर में क्वेश्चन बनेगा, हो सकता है इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिख जाए। वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है, इसके संदर्भ में विद्वान जनों के क्या मत है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को समझने वाले सभी दृष्टिकोणों की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों हाईलाइट होगा इस बार का। और वैश्वीकरण पर नव मार्क्सवाद दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए, ये भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज, ये अलग चैप्टर भी आपको पूरा पढ़ना है। यानी अभी तक हमने कितना देखे, 4, 6, फिर 8 और फिर 12, और आई थिंक 11 चैप्टर जी, और 11 चैप्टर भी आपकी सी कैटेगरी में आएगा। जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। फिर आप 13वें चैप्टर पे देखेंगे, तो ये सब इस वाले चैप्टर से खाली आपका 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, इससे ज्यादा इसमें। हाँ, ये कट्टरपंथी नारीवाद के दृष्टिकोण से पितृसत्ता की अवधारणा को परिभाषित करें। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, और इसमें बाकी सभी इंपॉर्टेंट है जो कि आपके 10 नंबर में पूछ जाएंगे। और एक कल्याणकारी राज्य क्या है, इस शब्द से आप क्या समझते हैं, क्या परिभाषित कीजिए, ये आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये आपके चैप्टर वाइज मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनसे मेरी एक माफी मांगना चाहता हूं कि आपके लिए इंग्लिश में कंटेंट प्रोवाइड नहीं हो पाया है, लेकिन आप लोग इनका इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। इसको बहुत इजी तरीके से मैंने आपको, इंस्टाग्राम पे जाइए, वहां पे मैंने वीडियो डाली है, आप टेलीग्राम पे मैंने इसको वीडियो के माध्यम में बताया कि आप किस प्रकार से ट्रांसलेट कर सकते हो आसानी से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो आपको इनको जरूर प्रिपेयर करना है, एक बार ध्यान से देखना है, पढ़ना है, 2-3 बार रीडिंग करोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा, ज्यादा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो जो इस टोटल में हमारा हाईलाइट पॉइंट थे वो कौन कौन से थे, एक बार उन पर नजर मारते हैं। 4th, 6th, 8, 12 और 10 नंबर के हिसाब से 13 वाला चैप्टर और 11 वाला चैप्टर। तो इन चैप्टर को आपने जरूर प्रिपेयर करना है। आशा उम्मीद यही है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिए होंगे। जो आपके कमेंट्स आ रहे थे सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हैं, तो उनको मैंने आपको बता दिया है। बाकी आपको अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर सॉल्व कर दिए हैं, आपने अपना असाइनमेंट जब बनाया होगा तो उसको पढ़ा होगा, तो मैं बताता हूँ आपके 90 से स्कोर कम नहीं आएंगे। और आप इसके बाद आपको कोई भी और कंटेंट देखने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये क्वेश्चन पेपर जो मैंने दिया है, क्वेश्चन बैंक दिया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज दी है, वो आपके लिए इनफ है, सफिशियंट है। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।